हम लोग भारतीय संविधान के भाग 5 को पढ़ना है, जिसमें अनुच्छेद 52 से 151 तक का उल्लेख है। टोटल 100 अनुच्छेद दिए गए हैं भाग 5 के लिए। और भाग 5 जो है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग है तो भाग 5 है, जिसमें 100 अनुच्छेद समाहित है। देखिए, इसमें 3 प्रकार का व्यवस्था किया गया है। संघ के कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का विवरण दिया गया है। किस चीज का? संघ के कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का विवरण दिया गया है, जिसमें संघ के कार्यपालिका में आपका पहला राष्ट्रपति आएंगे, उपराष्ट्रपति आएंगे, मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री, इसके बाद महान्यायवादी। ये सारे के सारे जो होते हैं कार्यपालिका के अंग होते हैं। और इस कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वह राष्ट्रपति होता है औपचारिक रूप से। देखिए, अगला देखते हैं विधायिका। तो विधायिका का 3 अंग होता है। पहला राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक ना। अगला न्यायपालिका का देखते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय जो है, न्यायपालिका के 2 अंग है, एक सर्वोच्च न्यायालय और एक कायग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको कहा जाता है। इस सर्वोच्च न्यायालय के भी 3 अंग आ जाते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट खुद होता है हेड, उसके नीचे आते हैं तो हाई कोर्ट आता है, उसके नीचे आते हैं तो अधीनस्थ न्यायालय यानी कि जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसे कहा जाता है, उसके न्यायालय नीचे आएंगे तो अनुमंडल स्तर का कोर्ट आता है, ठीक ना। इधर देखिए, अब आगे हम चलते हैं तो देखिए, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं। कार्यपालिका का जो कार्य होता है यह विधि बनाता है, विधि निर्माण, यानी कि कानून बनाने का काम जो होगा वह कार्यपालिका का होगा। और जो कानून बन गया उसको पूरे देश के क्षेत्र में लागू करने का पावर किसके पास है? संघ के कार्यपालिका। यानी कानून बनाएगा विधायिका, उसको लागू करवाएगा कार्यपालिका। और इन दोनों ने मनमाना ढंग से कार्य अगर कर रहे हैं, अगर ये बढ़िया से कानून नहीं लागू करवा रहे हैं या कानून का उल्लंघन, उस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उसको दंड देने का प्रावधान न्यायपालिका को है, यानी कि मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट को है, ठीक ना। अब संघ के कार्यपालिका हम स्टार्ट किए हैं, जिसमें अनुच्छेद 52 से 151 आता है। तो पहला इसमें शब्द आता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के बारे में आज हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे, ठीक ना, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, उनका कार्य और शक्ति क्या है, उनका पद क्या है, कार्यकाल क्या है, पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। देखिए, राष्ट्रपति स्टार्टिंग करते हैं तो अनुच्छेद 52 जो कहता है वह राष्ट्रपति के पद का जिक्र करता है। क्या करता है? पद का जिक्र। कहा गया है अनुच्छेद 52 में कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। क्या होगा? भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। ये बात अनुच्छेद 52 कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। अनुच्छेद 52 जो कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। अगला देखते हैं कि अनुच्छेद 53 जो कहता है वह राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का उल्लेख करता है। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 53 करता है और कहता है कि जो संघ के कार्यपालिका है वह कार्यपालिका का प्रधान जो होगा राष्ट्रपति होगा। ये बतिया अनुच्छेद 53 कहता है। समझ रहे हैं? यानी कि राष्ट्रपति के कार्य शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 53 में किया गया है। इसके बाद जो कार्य संघ का कार्यपालिका का जो प्रधान होगा वह राष्ट्रपति होगा, यह बात कहा गया है। हालांकि आगे हम लोग पढ़ेंगे कि चूंकि राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अनुसार बहुत सारे शक्तियां और पावर दिए गए हैं, लेकिन वो सारे शक्तियां कार्य जो है अपने मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री के सलाह पर ही करते हैं, या कोई भी पावर का उपयोग करते हैं तो प्रधानमंत्री के सलाह पर करते हैं, जिसके कारण इनको औपचारिक प्रधान कहा गया है कार्यपालिका का। और इस प्रकार से प्रधानमंत्री जो हो जाते हैं कार्यपालिका के प्रधान हो जाते हैं, ठीक ना। वास्तविक प्रधान जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं कार्यपालिका के, लेकिन औपचारिक जो प्रधान होते हैं वह राष्ट्रपति होते हैं। समझ गए? क्यों होते हैं प्रधानमंत्री? क्योंकि राष्ट्रपति के पास जिनका जितना पावर है वह अपने सारे पावरों का उपयोग जो करते हैं वह राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से पूछ कर करते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान हो गए प्रधानमंत्री, लेकिन औपचारिक प्रधान पूछेगा तो राष्ट्रपति। और सिर्फ क्वेश्चन पूछेगा कि कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा तो राष्ट्रपति। बढ़िया से देखिएगा। अगला देखते हैं अनुच्छेद 54 जो कहता है वह राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख करता है। किस चीज का? कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा। देखिए, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। वर्तमान में हम लोग अनुच्छेद 54 को डीलिंग यहाँ पर करेंगे, ठीक ना। समझेंगे कि क्या कैसे होता है। देखिए, हमारे यहाँ चुनाव 2-3 प्रकार से होता है, एक प्रत्यक्ष रूप से, एक अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से जो हम लोग स्वयं
खड़े होकर वोटिंग के माध्यम से प्रतिनिधि चुनते हैं, जैसे सांसद हो गया, एमपी हो गया, मुखिया हो गया, ये लोग प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। लेकिन हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के माध्यम से राष्ट्रपति को चुना जाता है। जैसे राज्यसभा सांसद हो गया, राष्ट्रपति को कभी हम लोग वोट देने नहीं जाते हैं, विधायक या सांसद सब लोग चुनते हैं। तो ये जो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, एकल संक्रमणीय मत द्वारा, ठीक ना। अब अगला देखता है अनुच्छेद 55। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का रीति रिवाज दिया गया है। क्या दिया गया है? अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के रीति रिवाज, माने कौन रीति के अनुसार उनका निर्वाचन होगा, यहाँ पर समझा जाए। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में पहले भाग कौन कौन लेते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जिसमें दिल्ली एवं पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन वहां पर भी विधानसभा का गठन किया गया है, तो वहां के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ये निर्वाचक मंडल कहलाते हैं। कौन कौन कहलाते हैं? लोकसभा के सदस्य माने सांसद, राज्यसभा के सांसद और सभी राज्य की विधानसभाओं के, सभी राज्य माने 28 गो राज्य और जो 2 गो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली एवं पुदुचेरी, वहां के प्रतिनिधि भी जो सदस्य होते हैं निर्वाचित, वो भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। अब देखते हैं, देखिए टोटल राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो लोकसभा से भाग लेने वाले सदस्य जो होते हैं वह 543 होते हैं, क्योंकि पूरा चुनाव होता है 543 लोगों का। मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेता है। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता है, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित लेगा, ठीक ना। तो लोकसभा का 543 सदस्य और राज्यसभा का 233 सदस्य, ठीक ना, 233, ये दोनों मिलाकर 746 सदस्य हो गया। 233 नहीं है, 233 टोटल निर्वाचन किया जाता है लोकसभा के 543 सदस्यों का और राज्यसभा का 233। तो टोटल निर्वाचित सदस्य जो होंगे 746 सदस्य। यही 746 सदस्य जो होंगे क्या करेंगे? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। उसके बाद सभी राज्य के जोड़ी तो कितना होता है? 3 3 6 4 3 7 776 हो गया, मिस्टेक हो गया था, ठीक ना। तो 543 और 233 यानी 776 सदस्य जो होंगे, यह संसद के सदस्य भाग लेंगे। कितना? संसद के। अब बाकी बचा सभी राज्यों के विधानसभा, यानी 28 गो राज्य हमारे यहाँ है और 2 गो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पुदुचेरी, वहां पर भी विधानसभा है। तो इस सारे विधानसभा के जो सदस्य होंगे, इनकी संख्या होगी 4120। टोटल भारत में विधायकों की संख्या जो वर्तमान में है 4120 है। कितना है? और 2026 तक रहेगा बरकरार। 245 लोकसभा में सदस्य होते हैं, ठीक है, लेकिन 12 गो सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। बताए, समझ रहे ना? बताए थे कि 12 गो सदस्य मनोनीत होते हैं। अब मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है, तो 12 को निकाल देंगे तो 233 आएगा। तो यह 233वां निर्वाचित सदस्य है, तो निर्वाचित सदस्य जो होगा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा। क्लियर हो गया? तो टोटल विधानसभा के सदस्यों की संख्या पूरे भारत में 4120 है। कब है? 4120 है और यह बरकरार रहेगा 2026 तक। तो टोटल सदस्य कितना भाग लिया? 6 2 7 2 9 8, यानी 4896 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग हर हमेशा लेते हैं। यह 2026 तक भाग लेंगे, जब 5-5 वर्ष पर चुनाव होता है। अब आगे देखते हैं कि मान लेते हैं 776 हो गया है सांसद। क्या हो गया? सांसद। और टोटल विधायक हो गया 4120। तो दोनों का वोटवा कम बेसी हो जाएगा, क्योंकि इसकी संख्या विधायकों का ज्यादा है। इसी के लिए एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति अपनाया गया है, जिसमें कोशिश किया गया है कि सभी राज्य और सांसदों का विधायकों का जितना है मतवा बराबर हो। इसके लिए क्या किया गया है कि अगर एक विधायक का मत मूल्य निकाले, अगर एक विधायक का फरे सुपर है जी, लेकिन रौर करिया होता नहीं, ठीक है, टिप टप नहीं किया है। एक विधायक अगर मत मूल्य निकाले, इधर देखिए, अगर हम लोग जितना 4120वां विधायक निकाले हैं, तो एक विधायक अगर मत मूल्य की जनसंख्या हम लोग निकाले कि कितना उनका वोटिंग का आ रहा, तो देखिए उस राज्य की कुल जनसंख्या, उस राज्य की कुल जनसंख्या बटा में उस राज्य के निर्वाचित
उस राज्य के निर्वाचित विधायक यानी सदस्य, ध्यान दीजिएगा, गुने 1/1000 क्या होगा? एक विधायक का मत मूल्य अगर निकालना होगा तो उस राज्य की कुल जनसंख्या बटा में उस राज्य के विधायक या सदस्यों की संख्या गुना 1/1000 बराबर एक विधायकों का मत मूल्य। अगर एक सांसदों का अगर हम निकालना चाहते हैं मत मूल्य, एक सांसदों का मतलब हम 776 गो के, ध्यान दीजिए, एक सांसदों का अगर मत मूल्य निकालना चाहते हैं तो एक विधायकों का, कुल विधायकों का मत मूल्य, कुल विधायकों का मत मूल्य मुड़िया होता है बटा में कुल सांसदों की संख्या, कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या, ध्यान दीजिए, समझिए, हला मत करिए। अगर एक सांसद का मत मूल्य निकालना होगा तो टोटल है विधायकों के कुल मत मूल्य वाली बटा कुल सांसदों की संख्या। समझ में रहा? फिर से बता रहा है, अगर एक विधायक का मत मूल्य पूछेगा तो उस राज्य की कुल जनसंख्या, माने बिहार है तो बिहार का कुल जनसंख्या माने 11 करोड़ बटा में उस राज्य के विधायकों की संख्या बटा में 243, जैसे बिहार विधानसभा से 243 निर्वाचित होते हैं, गुना 1/1000 एक विधायक का मत मूल्य होगा। अब अगर एक सांसदों का मत मूल्य निकाला जाए तो कुल विधायकों का मत मूल्य, कुल विधायकों का मत मूल्य बटा में कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या बराबर में हो जाएगा। और ये टोटल मत मूल्य लगभग होता है 10 लाख से भी ज्यादा वोट हो जाता है। जितना लोग भाग लेते हैं 4120 विधायक और 776, इन सारे लोगों को वोटिंग मिला दिया जाता है तो 10 लाख से भी ज्यादा वोटिंग आ जाता है। और जिस भी प्रत्याशी को 50% +1 वोट मिल जाता है वही व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है। यानी 50% से अगर एक वोट ज्यादा रहेगा तो वह राष्ट्रपति बन जाएगा। क्लियर? अब आगे देखते हैं, अब देखो तो जी 12 मिनट 39 सेकेंड। अब आगे हम लोग देखते हैं, इसी में निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो रीति में आगे हम लोग देखेंगे, जिससे हम लोग वोट देते हैं, 4 गो प्रतिनिधि है ABCD, मान लेते हैं 4 विधायक, माने जैसे हम लोग विधायक को वोट देने जाते हैं, 4 गो कैंडिडेट ABCD, एकरा में केहू एक ही के हम लोग वोट दे सकते हैं, देते हैं ना किसी एक प्रत्याशी को, आज जेकरा के ज्यादा वोट मिलता है वह जीत जाता है। लेकिन राष्ट्रपति का बात अगर समझते हैं तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे कराया जाता है। और मान लेते हैं 4 कैंडिडेट है A, B, C और D, ये चारों राष्ट्रपति का कैंडिडेट है, खड़े हुए हैं। तो इसमें क्या किया जाता है कि सारे जो लोग भाग लेते हैं, जो इसमें विधायक और सांसद, वो क्या बाध्य है सभी लोगों को वोट देने के लिए, ठीक ना। मान अब कहिएगा कि इसमें कैसे क्लियर होगा कि मैंने कौन जीता, समझ रहे ना। तो सब जो जैसे मान लेते हैं हम ही सांसद हैं तो जाएंगे भी वोट देने, तो सभी लोगों को वोट देना पड़ेगा। अब हमको बढ़िया लग रहा है A-B नंबर, ठीक, कि B नंबर को जिताया जाए, तो इसको हम नंबरिंग दे देंगे 1 नंबर। क्या करेंगे, अगर B नंबर को हम चाहते हैं जिताना तो नंबरिंग देंगे 1 नंबर, माने इसको जिताया जाए। अगर उससे तनी बढ़िया हमको C लग रहा है तो इसको 2 नंबर देंगे, अगर 3A लग रहा है तो इसको 3 नंबर देंगे, और D लग रहा है तो सबसे खराब तो इसको 4 नंबर देंगे, ठीक ना। वोट देंगे चारों को, लेकिन जो बढ़िया लग रहा है उसको 1 नंबर दिया जाएगा, कहीं मैंने ओकरा से कम बढ़िया लग रहा है तो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर इस प्रकार से देंगे। और इस प्रकार से वोटिंग के नंबरिंग देते हुए जिस प्रत्याशी को अगर 50% +1 मिल गया वही प्रत्याशी जीत जाएगा, ठीक ना। और 4 गो प्रत्याशी है तो 4 राउंड में उसकी वोटिंग की गणना किया जाएगा। हालांकि सभी राष्ट्रपति पहले राउंड में ही जीत जाते हैं। बीबी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो दूसरे चरण के मतदान में अपनी जीत दर्ज किए थे, ठीक ना। तो पहले जीत, देखिए जब भी देखा गया है राष्ट्रपति के चुनाव में, जिस भी पार्टी का सरकार केंद्र सरकार में है उसी पार्टी का सरकार माने राष्ट्रपति चुने जाते हैं। जैसे रामनाथ कोविंद चुने गए थे तो बीजेपी का था कैंडिडेट, रामनाथ कोविंद जो थे बीजेपी के थे और बीजेपी का भी सरकार था, तो रामनाथ कोविंद इस प्रकार से चुन लिए गए। अब आगे इसमें देखते हैं, रीति रिवाज तो क्लियर हो गया। अब राष्ट्रपति से अनुच्छेद 57 कहता है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है? अनुच्छेद 57 में किस चीज किया गया है? राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर व्यक्ति चाहे तो कई बार खड़ा हो सकता है राष्ट्रपति के लिए, ठीक ना। मैंने अगर उसको कम से कम 35 वर्ष तो बताइए कि योग्यता कि 35 वर्ष उसका कम से कम आयु हो। अगर वह चाहे तो 1 बार जीत गया, 2 बार जीत गया, 3 बार जीत गया,
जब तक वह चाहे, जब तक उसके सांस में सांस चल रहा है तब तक वह चुनाव में भाग ले सकता है। इसके लिए अधिकतम उम्र सीमा नहीं दिया गया है, समझ रहे ना, माने मरे के दिन तक ले चुनाव में खड़े होंगे राष्ट्रपति अपने पद के लिए। 58 दिया गया है योग्यता। देखिए अनुच्छेद 58 में जो है राष्ट्रपति का योग्यता का उल्लेख किया गया है, जिसमें पहला योग्यता बताया था कि कम से कम वह 35 वर्ष का हो, उसकी उम्र 35 वर्ष। अगर 35 वर्ष में एको दिन कम होगा तो वह नॉमिनेशन नहीं भर सकता है व्यक्ति, ठीक ना। बी नंबर की वह भारत का नागरिक हो। सी नंबर वह किसी भी लाभ के पद पर न हो, ठीक ना। ये राष्ट्रपति का योग्यता समझा रहे हैं। पहले की उम्र 35 वर्ष हो, दूसरा का कि भारत का नागरिक हो, तीसरा का लाभ के पद पर न हो, और डी नंबर कि वह पागल या दिवालिया न घोषित हो। दिवालिया मतलब दिवालिया किसको कहा जाता है? मान लेते हैं हम बैंक से कर्ज लिए, लोन हम देने में असक्षम हो गए, तो बैंक हमको दिवालिया घोषित कर देगा ना, तो हम भारत सरकार का कोई भी इलेक्शन में भाग नहीं ले सकते। पागल, ठीक ना। पागल का मतलब सना कि संकी बौरा राष्ट्रपति पर बैठेगा तो क्या करेगा? देश में चौपाट कर देगा, ठीक ना। अब अगला देखते हैं अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त दिया गया है, ठीक ना। कुछ शर्तें दिया गया है, जैसे यह शर्तों को फिलअप करना पड़ेगा। फिलअप ये करना पड़ेगा कि शर्त जब आप नामांकन कराने के लिए जाइएगा तो नामांकन, राष्ट्रपति के नामांकन के दौरान कम से कम आपको 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक चाहिए, मानी कि 100 व्यक्ति चाहिए। 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक चाहिए, और वह भी 100 व्यक्ति जो चाहिए के तो विधायक चाहिए, जीता हुआ प्रत्याशी या सांसद चाहिए, ठीक ना। अब अनुच्छेद 60 जो देखते हैं, अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति जीत कर शपथ लेते हैं। क्या करते हैं? अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किया गया है। हालांकि शपथ लेंगे तो इनको शपथ कौन दिलवाएगा? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा जी? राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। क्या करेंगे? मुख्य न्यायाधीश। अरे आप बता रहे। अच्छा, अनुच्छेद 56 मिटा दिए हैं, ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है, थोड़ा सा समझ लीजिए। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है, जहां पर उनके कार्यकाल का 5 वर्ष होता है। कार्यकाल के पहले भी अगर राष्ट्रपति चाहे तो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं, ठीक ना। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 60 के तहत जब राष्ट्रपति शपथ लेंगे तो इनको शपथ दिलाने का कार्य सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज करता है, यानी कि मुख्य न्यायाधीश। अगर वह नहीं रहे, किसी कारण से अनुपस्थित रहे, तो उनको शपथ सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज दिलवाएंगे, यानी कि वरिष्ठ न्यायाधीश उनको शपथ दिलवाएंगे। अब अनुच्छेद 61 कहता है महाभियोग। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। वो तब भी चलाया जाता है जब राष्ट्रपति गैर संवैधानिक कार्य करने न लगे, यानी संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करेंगे तो उनको संसद द्वारा अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग चलाया जाएगा। और उन पर महाभियोग चलाने से पहले उनको 14 दिन पूर्व सूचना देना पड़ता है। संसद भवन को सूचना देना पड़ता है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने से 14 दिन पहले कि हाँ आप पर महाभियोग चलाया जा रहा है, ठीक ना। अगर आप पहले से त्याग पत्र दे देंगे तो ठीक है, नहीं तो संसद आपको क्या करेगा कि महाभियोग चलाकर हटा ही देगा। और महाभियोग की प्रक्रिया होगा तो संसद के किसी भी सदस्य से स्टार्ट हो सकता है, या तो लोकसभा से भी या राज्यसभा से भी। और 2/3 बहुमत से जैसे ही पारित कर देगा लोकसभा राज्यसभा तो महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण समझी जाती है और राष्ट्रपति अपने पद से हट जाते हैं ऑटोमेटिक, ठीक ना। इतना तक क्लियर हम लोग समझ लिए हैं, हो गई ना। इसके बाद ये भी समझ लेते कि अब जैसे ही हम समझा रहे थे कि जब राष्ट्रपति 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक के साथ जाएंगे नामांकन कराने के लिए तो उनको जमानत राशि जमा करना पड़ता है 15,000 रुपया। कितना? जैसे मुखिया का चुनाव करने के लिए जाइएगा तो 5,000 रुपया नामांकन लगता है ना। तो राष्ट्रपति का नामांकन कराने के दौरान जमानत राशि 15,000 रुपया लगता है, और यह जमानत राशि वह RBI बैंक में जमा करेंगे या सरकारी खजाना में जमा कर देंगे, खजाना में। और कहा गया है कि अगर वह टोटल वैध मतों का 1/6 वोट नहीं लाते हैं तो उनकी जमानत राशि जब्त कर लिया जाएगा। टोटल वैध वोट जितना पड़ा है वो 1/6 वोट अगर ला देंगे तो जमानत राशि उनका रिटर्न हो जाता है, ठीक ना। आगे तक इतना तक हम लोग समझ लिए हैं। देखिए अब लास्ट अंतिम पीरियड ये है कि अगर राष्ट्रपति
के चुनाव संबंधी कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसको कौन सुलझाएगा। देखिए, राष्ट्रपति के विवाद संबंधी अगर चुनाव संबंधी विवाद उत्पन्न होता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है। कौन सुलझाता है? सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। दूसरा कोई भी अधीनस्थ न्यायालय या हाई कोर्ट नहीं सुलझाएगा। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद उत्पन्न होता है तो उसको सुलझाने का या उसकी सुनवाई करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। ठीक है, ये हमारा लास्ट अंतिम था। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग समझ रहे हो।